नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कोशिश तो खूब की, एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन नापाक मंसूबे नाकाम हो गए और लूटने से बच गए 22,42,000 रुपए। एटीएम लूट की नाकाम कोशिश की तस्वीर जोधपुर की है, जहां ताला इलाके के धवा रोड पर बने यूको बैंक के एटीएम को बदमाशों ने लूटने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने एटीएम में जमकर तोड़फोड़ की। एटीएम के कीबोर्ड, गिलास, सीसीटीवी कैमरे सब तोड़ डाले। एटीएम को काफी हद तक तोड़ दिया, लेकिन रकम लूटने में कामयाब नहीं हो सके। एटीएम लूट की नाकाम कोशिश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बैंक अधिकारी के मुताबिक एटीएम में 22,432,000 रुपए थे, लेकिन लूट की कोशिश सफल नहीं हो पाई, जिससे कैश बच गया। फिलहाल झवर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश में जुट गई है। बीकानेर में जिला परिषद कार्यालय में चल रही जन सुनवाई के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी के शहर जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता जिला परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां सूरसागर में गंदा पानी छोड़ने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ भी नारेबाजी की। निगम आयुक्त के जिला कलेक्टर के साथ मीटिंग में मौजूद होने के चलते बीजेपी कार्यकर्ता बिफर गए। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि निगम आयुक्त को मीटिंग से बाहर भेजा जाए या कार्यकर्ताओं को मीटिंग में जाने दिया जाए। इस बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता जिला प्रमुख कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। करीब 20 मिनट के बाद बीजेपी कार्यकर्ता ज्ञापन देने के साथ ही खरी खोटी सुनाने से भी पीछे नहीं रहे। राजसमंद जिले के रेल मगरा कस्बे में हिंदुस्तान जिंक के माइंस के बाहर ग्रामीणों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस धरने में सिंदेसर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र भी शामिल हो गए हैं। बच्चों का आरोप है कि माइंस में होने वाली ब्लास्टिंग से उन्हें डर लगता है। इतना ही नहीं, ब्लास्टिंग से स्कूल में कई दरारें पड़ गई हैं, जिससे स्कूल बिल्डिंग के गिरने का खतरा हर समय बना रहता है। स्कूल के प्रिंसिपल ने एसडीएम को एक पत्र लिखकर एसके माइंस में होने वाली ब्लास्टिंग से संभावित खतरे से अवगत कराया है। बता दें कि मंगलवार शाम को सिंदेसर खुर्द गांव में पशु बाड़ा ढहने और उससे पशुओं की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने माइंस के गेट के बाहर धरना लगा दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि हिंदुस्तान जिंक की एसके माइंस में हुई हैवी ब्लास्टिंग से पशु बाड़ा गिर गया। उनका आरोप है कि माइंस में लगातार हो रही हैवी ब्लास्टिंग से उनके नए मकानों में भी दरार आ गई है, लेकिन उनकी शिकायत पर माइंस और स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन आमान परिवर्तन का काम पूरा होने के बाद करीब 13 साल बाद पर्यटकों की नगरी को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। अब उदयपुर दक्षिण भारत से सीधे तौर पर जुड़ जाएगा। साथ ही देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों से भी ट्रेन संचालन शुरू होने की उम्मीद बढ़ने लगी है। झीलों की नगरी से मशहूर ये शहर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र तो है, लेकिन रेल कनेक्टिविटी के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन आमान परिवर्तन का कार्य 13 साल बाद पूरा होने के बाद ये शहर देश के हर कोने से जुड़ जाएगा। उदयपुर को गुजरात के रास्ते दक्षिण भारत से जोड़ने वाला ये रेलवे ट्रैक रेल यात्रियों को प्रकृति से जोड़ते हुए एडवेंचर का भी एहसास कराएगा, क्योंकि ये ऐसा ट्रैक होगा जो पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच से गुजरेगा, जिसमें कई सारे ब्रिज और रेलवे टनल भी पार करने होंगे। करीब 2,136 करोड़ रुपए की लागत से बने इस रेलवे ट्रैक का शुभारंभ वर्ष 2009 में हुआ था, लेकिन कई बार बजट के अभाव में तो कभी इच्छा शक्ति की कमी के चलते काम धीरे धीरे शुरू हुआ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में काम ने रफ्तार पकड़ी है और कार्य पूरा हो चुका है। अब इस ट्रैक पर उदयपुर से अहमदाबाद तक कुल 36 रेलवे स्टेशन रहेंगे। 23 और 24 जुलाई को प्रदेश भर में रीट का आयोजन किया जा रहा है। रीट की परीक्षा का सबसे ज्यादा असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। इसके लिए राजस्थान रोडवेज के अलावा अब उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी अभ्यर्थियों के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है। रीट के लिए अनारक्षित ट्रेन चलाई जा रही है। साथ ही चुनिंदा रेलों में डिब्बे बढ़ाए गए हैं, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी ना हो। रीट परीक्षा में परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु दिल्ली सीकर दिल्ली परीक्षा अनारक्षित स्पेशल रेल सेवा का संचालन शुरू किया गया है। ये ट्रेन वाया रेवाड़ी, अलवर,
दौसा, जयपुर, रींगस होकर संचालित होगी। इसके अलावा कई गाड़ियों में कोच भी बढ़ाए गए हैं। रीट की इस परीक्षा में 15,66,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। राज्य सरकार ने इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राजस्थान रोडवेज की सभी बसों को अभ्यर्थियों के लिए फ्री कर दिया है, लेकिन 3,000 बसें भी अपर्याप्त हैं। ऐसे में रेलवे भी अभ्यर्थियों के लिए आगे आया है। रेलवे की ये सेवाएं सिर्फ रीट के आयोजन तक ही रहेंगी। अलवर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्दी लीवर कैंपेन के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सीएमएचओ ओम प्रकाश मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा नर्सिंग स्टूडेंट और स्कूल छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया। सीएमएचओ ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि भारतीय संस्कृति में जिस तरीके का खान पान है उसमें आमजन को स्वच्छता बरतनी चाहिए। इस मौसम में दूषित भोजन नहीं करें और बाहर के भोजन से परहेज करें। घर में और बाहर हमेशा साफ पानी से हाथ धोकर ही भोजन पकाएं। घर आने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोने के बाद ही भोजन करें। उन्होंने बताया कि इसके अलावा लीवर खराब होने के कई और कारण हैं, जिसमें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित ब्लड भी बड़े कारण हैं। इसके प्रति जागरूकता के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार जागरूकता रैली निकाली गई। ये अभियान 4 जुलाई से शुरू हुआ, जो 28 जुलाई तक चलेगा। 4 जुलाई से हेल्दी लीवर कैंपेन चलाने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है वायरल हेपेटाइटिस का एलिमिनेशन करना। मॉनसून परवान पर है और इस मॉनसून में पौधारोपण भी एक उत्सव की तरह किया जा रहा है। इसी तरह के उत्सव की तस्वीर दौसा के न्यायालय परिसर में देखने को मिली, जब विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश प्रेमचंद शर्मा ने अनूठे अंदाज में पौधारोपण किया। इस दौरान न्यायाधीश प्रेमचंद शर्मा ने गीत गाते हुए पौधे लगाए और संदेश दिया कि पेड़ का साया खुद के काम नहीं आता है और पेड़ अपना जन्म दूसरे की सेवा में बिता देता है। पेड़ से चाहे कितने ही फल तोड़े जाएं, लेकिन पेड़ तो चाहता है कि हमेशा फलता रहे। दौसा के न्यायालय परिसर में इस अनूठे अंदाज में पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रेमलता सैनी समेत अनेक न्यायाधीशों ने पौधे लगाए। अरे जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम आया हो। हर तरफ नफरत का माहौल, हिंदू मुसलमान के नाम पर धमकियों का दौर। ऐसे में झुंझुनू से बेहद ही राहत देने वाली तस्वीर सामने आई है। मामला झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे का है, जहां पर झमाझम बारिश से कस्बे में कई वार्डों में पानी जमा हो गया, जिसके कारण वार्ड नंबर 16 में भी हनीफ खान के घर पर पानी जमा हो गया। इतना पानी कि घर के सामान पानी में तैरने लगे और पूरे परिवार ने घर की छत पर जाकर अपनी जान बचाई। सहायता के लिए उन्होंने कई बार नगरपालिका बिसाऊ से संपर्क साधा, लेकिन भयंकर बारिश में कोई सुध तक लेने नहीं पहुंचा। इस बीच हनीफ खान के परिवार के पानी में फंसे होने की सूचना बीजेपी पार्षद बसंत चेजारा और हिंदू युवा वाहिनी के महंत रविनाथ को मिली, जिसके बाद दोनों लोग जेसीबी लेकर हनीफ खान के घर पहुंचे और पूरे परिवार को जेसीबी पर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पार्षद ने पालिका प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। बसंत ने आरोप लगाया कि नाले नालियों की सफाई यदि समय पर कर ली जाती तो यह हालात नहीं बनते। लंबे इंतजार के बाद बारिश तो हुई, लेकिन कई इलाकों के लिए मुसीबत लेकर आई। जी हां, दौसा जिले में हुई जोरदार बारिश के कारण निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए आफत आ गई। शहर की सड़कें दरिया बन गई, वहीं दुकानों और मकानों में पानी भर गया। लोग अपने घरों से पानी बाहर निकालते नजर आए। दौसा में करीब 6 इंच बारिश दर्ज की गई, वहीं बैजूपाड़ा में सिर्फ 4 इंच बारिश हुई। इसके अलावा मंडावर में 70 mm, मोरेल में 85 mm बारिश दर्ज की गई। हालांकि ये बारिश आने वाले दिनों के लिए बेहद ही अहम साबित हुई। इस बारिश से जहां खेत के कामों में तेजी आएगी, वहीं इलाकों के कई बांधों में पानी की आवक शुरू हो गई है। बुधवार की रात हुई बारिश से दौसा के गेटोवाल में 2 फीट 4 इंच, झिलमिली में 3 फीट 6 इंच, मोरेल में 7 फीट, जगरा रामपुर में 8 इंच और संथोली बांध में 2 इंच पानी की आवक हुई है।
प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों इंद्रदेव मेहरबान हैं। पिछले 7 दिनों से जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं। नदी नालों में पानी की लगातार आवक के होने से तालाबों और बांधों में भी पानी का जल स्तर बढ़ने लगा है। जिले में अभी तक 27% बारिश हो चुकी है। इसमें अभी तक सबसे ज्यादा बारिश प्रतापगढ़ तहसील में हुई है। यहाँ अब तक 367 mm बारिश हो चुकी है। वहीं सबसे कम 118 mm बारिश सुहागपुरा तहसील में दर्ज की गई। जिले में लगातार बारिश से बांधों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। संभाग के सबसे ऊंचे 31 मीटर भराव क्षमता वाले जाखम बांध में फिलहाल 53% पानी उपलब्ध हो चुका है। वहीं भवर के हमला बांध में भी 34% तक पहुंच चुका है। दोनों ही बांधों से जिले के कई इलाकों में सिंचाई होती है। साथ ही जाखम बांध से प्रतापगढ़ शहर को जलापूर्ति भी की जाती है। वहीं नदी नालों में उफान को देखते हुए कलेक्टर ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की खूबसूरती में और निखार आ गया है। 2 दिनों के अंदर करीब 9 इंच की बारिश के बाद पहाड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली नक्की झील लबालब हो चली है। इसके अलावा बारिश के कारण माउंट आबू के चारों ओर पहाड़ों से भी झरने बहने लगे हैं। आसमान में घिरे बादलों के बीच पर्यटक नक्की लेक में नौका विहार का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। झील में नौका विहार करते खूबसूरत पहाड़ियों का दीदार दिल बाग बाग हो रहा है। मौसम की शानदार तस्वीरें देसी और विदेशी पर्यटक अपने कैमरे में कैद करते जगह जगह नजर आ रहे हैं। बादलों की लुका छिपी नक्की झील में विहार और सनसेट पॉइंट का नजारा देखने के लिए हजारों की तादाद में सैलानी यहां आ रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। भारी बारिश के कारण कई पहाड़ी नदियां और नाले उफान पर हैं। इसी बीच भारी बारिश के कारण चमोली के फूलों की घाटी में गदेरू के उफान से अस्थायी पुल बह गया। इससे कई पर्यटक घाटी में फंस गए। सूचना के बाद वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची और फंसे हुए पर्यटकों को रेस्क्यू किया। पर्यटकों के फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम की ओर से तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने स्थानीय पुलिस, वन विभाग इत्यादि के साथ संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए एक नया पुल तैयार किया, जिसके रास्ते करीब 150 यात्रियों को सकुशल पार कराकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे छोटे छोटे बच्चे बाढ़ का पानी पार कर अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। ये वीडियो महाराष्ट्र के नासिक का है। वहाँ के आदिवासी बहुल इलाके भेगू सावरपाड़ा में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। नासिक के सुरगाणा तहसील के कई गाँवों के बच्चे हर रोज ऐसे ही स्कूल जाने को मजबूर हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से इन बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है, जबकि इस रास्ते पर पुल बनाने की मांग काफी समय से की जा रही है। वहीं राज्य में भारी बारिश से हालात बदतर हैं। बारिश से बिगड़े हालात से निपटने के लिए कुल 14 एनडीआरएफ की टीमों और एसडीआरएफ की 6 टीमों को तैनात किया गया है। राज्य में अब तक बारिश के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई हजार लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। राज्य में बाढ़ के चलते 249 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। गुजरात में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बारिश के कारण पूरे राज्य की नदियां उफान पर हैं। वहीं सूरत का सबसे बड़ा उकाई डैम भी लबालब हो गया है। डैम के लबालब होने के बाद 13 गेट खोलने पड़े। डैम के गेट खुलते ही अद्भुत नजारा दिखाई दिया। मंगलवार को डैम का जलस्तर अपने रूट लेवल 133 फीट तक पहुंच गया, जिसके कारण डैम के 10 गेट 10 फीट और 1 गेट 8 फीट और 2 गेट 7 फीट तक खोल दिए गए। रिमझिम बारिश के बीच जब डैम से पानी छोड़ा गया तो धुआंधार झरने के रूप में रोचक नजारा दिखाई दिया। डैम के खुलने की खबर सुनते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं डैम के पानी से ताप्ती नदी उफान पर आ सकती है, जिससे नदी के दोनों किनारों पर बसे गाँव के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस बार मानसून गुजरात में शुरुआत से ही मेहरबान है। राज्य में अब तक सीजन की 58.32% बारिश हो चुकी है। सूखाग्रस्त कच्छ जिले में इस बार 100% से अधिक बारिश हो चुकी है। इससे जिले में पीने और सिंचाई के पानी की किल्लत दूर हो गई है।
पहले पुलिस की ड्यूटी और फिर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा। गरीब छात्रों के जीवन में शिक्षा की अलख जगाने के लिए यूपी के एक दरोगा ने अनूठी पहल की है। वो पहले अपनी ड्यूटी निभाते हैं और जैसे ही ड्यूटी से छुट्टी मिलती है बन जाते हैं शिक्षक और पढ़ाने के लिए बच्चों के बीच आ जाते हैं। अयोध्या में दरोगा के पद पर तैनात रणजीत यादव का कहना है कि इन बच्चों के माता पिता बहुत गरीब हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़े लिखें, इसलिए उन्होंने अपना स्कूल खोला है। दारोगा की इस पहल की काफी प्रशंसा हो रही है। दारोगा के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कहना है कि वो अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखना चाहते हैं और स्कूल जाना चाहते हैं। हमें यहाँ पढ़कर काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो रोजाना यहाँ आते हैं। इन बच्चों के लिए मसीहा बनकर आए सब इंस्पेक्टर रणजीत यादव का कहना है कि वो अक्सर इन बच्चों के माता पिता को भीख मांगते हुए देखते हैं, जिसके बाद उन्होंने बात की, जिसके बाद पता चला कि इनमें से कई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिसके बाद इस स्कूल की शुरुआत की गई। सावन का पावन महीना चल रहा है और शिव भक्त बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। जगह जगह कावड़ यात्रा जारी है। श्रद्धालु कावड़ में गंगा जल लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं और भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस कावड़ मेले के दौरान शिव भक्तों में मोदी योगी का क्रेज भी बढ़ चढ़कर दिखाई दे रहा है। मोदी योगी के कावड़ वाली ऐसी ही एक तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश से। हरिद्वार से गंगा जल भरकर दिल्ली के शक्ति नगर जा रहे कावड़िए मोदी योगी की तस्वीर लगी कावड़ लिए बुधवार रात मुजफ्फरनगर पहुंचे। 10 शिव भक्तों की इस टीम का कहना है कि मोदी योगी हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने शिव भक्ति के साथ पीएम मोदी और सीएम योगी को जोड़ा है। उद्देश्य का ये मतलब है कि हमें यूपी और दिल्ली एक होनी चाहिए। हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से इस बार पूरे देश में 20 करोड़ से अधिक तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। असम सरकार ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच पूरे राज्य में करीब 80 लाख राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य के सांस्कृतिक मामलों के विभाग ने इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। 80 लाख तिरंगों को लेकर तैयार करने का काम जोरों पर है। इस तिरंगे तैयार करने के लिए राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग कई स्वयं सहायता समूहों की भी सहायता ले रहा है, जहां तेजी से तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। 80 लाख तिरंगा फहराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए असम में जिला और गांव के स्तर पर दुकानें खोली जाएंगी, ताकि लोग आसानी से तिरंगा खरीद सकें। बता दें कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया है।